हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। और बहुत मस्ती से, बिना स्ट्रेस के आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये समय ऐसा है जिसके अंदर मुझे पता है कि स्ट्रेस होना बहुत वाजिब है, बट हमें उस स्ट्रेस पे फोकस ना करके हमें आज के प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। कई बच्चे मैं जानता हूँ जो थोड़ा सा रिग्रेट मोड में चले गए हैं कि अरे पहले पढ़ लिया होता तो, है ना, थोड़ा आंसू टपका रहे हैं कि अरे तैयारी नहीं हुई है, सिलेबस बाकी रह गया है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ, जो जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट बिना मतलब वो अभी थोड़ा सा उस रिग्रेट फेज के अंदर चले गए कि अरे यार काश पहले अच्छे से पढ़ लिया होता। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा बेटा कि ये थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा खराब है। कभी हमें इस तरीके से नहीं सोचना होता कि काश पहले ये कर लिया होता। पास्ट से आप सिर्फ लेसन ले सकते हो, पास्ट में ज्यादा ड्वेल नहीं कर सकते। यू कांट ड्वेल ऑन दी पास्ट। ठीक है, वहां से एक लेसन लो, आगे बढ़ो कि हम आगे से अगर जीवन में ऐसी सिचुएशन आएगी तो पहले से ही हम अच्छे से प्रिपरेशन रखेंगे। ठीक है, बस इतना ही काफी है, लेसन लेने जितना काम है पास्ट का। अभी हमें जिस पे फोकस करना है, क्योंकि हर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ चीजें सिखाती है। अगर आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आपको वो कुछ चीजें सिखाने वाली है, कुछ लेसन सिखाने वाली, लाइफ लेसन। वो आपको सीखने हैं इस सिचुएशन से कि हाँ स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। सिलेबस इतना बाकी है तो उसके बारे में ना सोच के अभी मैं अपने प्रेजेंट के बारे में सोचूं, जो मैं पढ़ रहा हूं वो अभी मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ पढूं। क्योंकि जब अपन स्ट्रेस के साथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो इंटरेस्टिंग चीजों में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, है ना। चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई भी चैप्टर देखो, मेरे को तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, और आपको भी पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे अगर आप स्ट्रेस फ्री होके पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी के टाइम पे एकदम मस्त होके स्ट्रेस फ्री होके पढ़ो। आप अपना स्ट्रेस भी हैंडल करना सीखोगे, लाइफ लेसन्स भी आपको मिल रहे होंगे कि जीवन में कभी भी ऐसे चैलेंजेस आ जाए तो कैसे हम उस चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, खुद के ऊपर भरोसा रखते हुए, है ना। टू बी होपफुल अबाउट द फ्यूचर। होप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यार। होप रखना पड़ता है, सबको रखना पड़ता है होप। ठीक है, यू कांट बी नेगेटिव अबाउट द फ्यूचर एंड यू कांट ड्वेल ऑन द पास्ट, है ना। यू जस्ट वर्क ऑन योर प्रेजेंट। अभी जो आपका प्रेजेंट है उसके ऊपर आप अच्छे से काम करो। होपफुल रहो फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, वो होप अपने पास में रखो। बट ना ही ज्यादा पास्ट के बारे में सोचना है, ना ही ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना है। अपने को प्रेजेंट के ऊपर काम करना है कि आज मैं क्या करने वाला हूं। आज जब मैं जितने घंटे पढ़ाई कर रहा हूं तो वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं ना, वो चीजें मैं अच्छे से रिटेन कर रहा हूं ना। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा हूं ना, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से चलते रहिए, आप बहुत अच्छा करोगे। बिलीव मी, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हर एक बच्चे के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये मार्क्स आपके पोटेंशियल डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। बात ये है कि सिचुएशन है चैलेंजिंग, आप इन सिचुएशंस को हैंडल करना सीखोगे और वही आपको सीखते रहना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, विच इज मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व, देन क्वांटिफायर्स, एंड देन ट्रूथ टेबल, वेन डायग्राम, लॉजिकल इक्विवेलेंस। बेसिकली स्टार्ट से लेके एंड तक इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं जल्द से जल्द, है ना, कम से कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व, है ना। स्टेटमेंट, मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट वो चीज होती है जिसकी या तो आप बोल सकते हो कि ट्रू है या फिर फॉल्स है ना। मतलब अगर अपन ये बता सके कि हाँ या तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो दैट इज अ स्टेटमेंट, है ना। जैसे मुंबई इज इन इंडिया, आप बता सकते हो हाँ दिस इज ट्रू, दिस इज अ स्टेटमेंट। मुंबई इज नॉट इन इंडिया, दैट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बट दैट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की वैल्यू होती है कि या तो ट्रू या फॉल्स। मैथमेटिक्स में वैल्यू रहती है स्टेटमेंट की, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, मैथ्स इज डिफिकल्ट, अब ये कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ यार, है ना। क्योंकि इसको आप ना ही ट्रू बोल सकते हो ना ही फॉल्स बोल सकते हो, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल चीज तो है नहीं कि मैथ्स डिफिकल्ट ही है, किसी के लिए इजी है किसी के लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वो चीज जो कि या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो हियर पी इज अ स्टेटमेंट वेल क्यू इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है। जैसा अगर मैं बोल दूं कि ऑल दी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, है ना, तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इंटेलिजेंस आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, है ना, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इंटेलिजेंस डिफाइन कर रहे हो। बट मैं बोलूं कि हाँ ऑल दी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 80%, ये एक स्टेटमेंट है। हो सकता है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हाँ सब बच्चों ने 80% से ज्यादा स्कोर किया, और क्या पता ट्रू स्टेटमेंट है, या हो भी सकता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो जिसको या तो आप ट्रू या फॉल्स बता पाओ वही मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट है, अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं है। तो बस ये सिंपल सी बात ही है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड दी सिंपल स्टेटमेंट।
ठीक है, अगर आप दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट में तोड़ नहीं पाओ तो वो सिंपल स्टेटमेंट है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट वो हो गया कि जिसको अपन तोड़ पाए, जैसे 5 इज ए नेचुरल नंबर है ना, 5 इज ए नेचुरल नंबर, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। यहां पे एक ही स्टेटमेंट है बस कि 5 इज ए नेचुरल नंबर। 3 इज एन ऑड नंबर एंड इट इज ग्रेटर देन 1, ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। यहां पे दो स्टेटमेंट्स है जो कि जुड़े हैं एक लॉजिकल कनेक्टिव के साथ, विच इज नोन एज एंड, कि 3 इज एन ऑड नंबर, ठीक है, एंड इट इज ग्रेटर देन 1। तो अपन ने यहां पे दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। आई वुड लाइक सम जूस विद आइस और वाटर विद आइस, ठीक है, तो यहां पे P सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा एंड Q एंड R आर दी कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल है इतनी बात है। चलिए, लॉजिकल कनेक्टिव्स, इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे, इनकी ट्रूथ टेबल्स के बारे में सीखेंगे, इनके वेन डायग्राम्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि हो गया एंड और, है ना, ये लॉजिकल कनेक्टिव हो गया, ठीक है। दीज आर ऑल्सो रिफर्ड एज कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। एंड को अपन कंजंक्शन बोलते हैं और को अपन बोलते हैं डिसजंक्शन, ठीक है, इसके बारे में भी अपन लोग सीखने वाले हैं। तो कंजंक्शन ऑफ P एंड Q इज डिनोटेड बाई, देखो इसका डिनोटेड कैसे किया जाता है, एंड स्टेटमेंट को एक ही तरह ही सिंबल है ना, एंड स्टेटमेंट को अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसका ठीक उल्टा हो जाता है, दिस इज और स्टेटमेंट, दिस इज और, दिस इज एंड, ओके। तो इसके बारे में अपन डिटेल में आगे जाके अभी पढ़ने वाले हैं, ओके। नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, नेगेशन मतलब कि आप उसको डिनाई कर रहे हो, है ना, तो वो हो गया नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। द डिनायल ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है मैथमेटिक्स में, अपन इसको इस तरीके से कि नेगेशन ऑफ P इज, है ना, नेगेशन ऑफ P, ये देखो ये सिंबल है ये, ठीक है, इस तरीके से अपन डिनोट कर रहे होते हैं। जैसे √2 इज अ रैशनल स्टेटमेंट, है ना, इसका जो नेगेशन हो जाएगा वो हो जाएगा √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, है ना, √2 इज अ रैशनल नंबर, इसका नेगेशन हो जाएगा कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। या फिर √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इसका नेगेशन हो जाएगा कि √2 इज अ रैशनल नंबर, है ना, तो ये हो गया एक दूसरे के नेगेशंस। 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7, इसका नेगेशन हो जाएगा कि 5 इज ग्रेटर देन 7, तुमने डिनाई कर दी ये बात, ठीक है, ये बात है कि तुम स्कूल जाओगे, नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना, ये हो गया नेगेशन। क्लियर है इतनी बात है। इंप्लीकेशंस, इंप्लीकेशन में देखो, द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ देन, है ना, इसको अपन P इंप्लाइज Q, ठीक है, इज कॉल्ड एज द कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, इसको अपन कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं कि P इंप्लाइज Q, इफ P देन Q। इसको पढ़ते हैं इस तरीके से, P इंप्लाइज Q को पढ़ा जाता है कि इफ P, अगर P तो Q, इफ P देन Q, दिस इज हाउ वी रीड द स्टेटमेंट, ओके। एंड इफ एंड ओनली इफ, ये हो जाएगा डबल इंप्लीकेशन, ठीक है। इंप्लीकेशन भी दो प्रकार के, एक तो है ना कंडीशनल, एक हो गया बाई कंडीशनल, इसको बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, इसका मतलब ये हो गया कि P Q को इंप्लाई कर रहा है, Q P को इंप्लाई कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर, है ना, एग्जाम्पल देखो, इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10 देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, ये सिंगल इंप्लीकेशन हो गया ना, P इंप्लाइज Q, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया कि अगर कोई नंबर 10 का मल्टीपल है तो वो 5 का मल्टीपल होगा, है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट है, बाई कंडीशनल नहीं है ये, है ना। ऐसा नहीं है कि भैया 5 का मल्टीपल होगा तो 10 का भी मल्टीपल होगा ही होगा, ऐसा जरूरी थोड़ा है। 15 जैसे कि 5 का मल्टीपल है, बट वो 10 का मल्टीपल नहीं है, बट अगर 10 का मल्टीपल होगा तो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो ये सिंगल तरफ कंडीशन फ्लो कर रही है ना, है ना, इस तरफ से कंडीशन फ्लो नहीं कर रही है ना, नदी इस तरफ बह रही है, यहाँ पे उल्टा नहीं चल रही है। इधर देखो, यहाँ पे दोनों तरफ नदियां बह रही है ना, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी। देखो, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, जैसे टू लाइंस आर पैरेलल इफ, है ना, ये जो IFF इफ है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई इफ एंड ओनली इफ, कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल स्लोप्स। तो यहाँ पे कंडीशन दोनों साइड फ्लो हो रही है कि अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, अगर स्लोप इक्वल है तो पैरेलल होगी, है ना, दोनों तरफ कंडीशन फ्लो हो रही है, ठीक है, क्लियर है। तो दीज आर नोन एज बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है, जैसे कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है, ये सिर्फ P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट के लिए ये टर्म्स है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा P इंप्लाइज Q फॉर्म का, कि इफ P देन Q, इस टाइप का स्टेटमेंट दे दिया, फिर आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इसका कन्वर्स क्या होगा। तो P इंप्लाइज Q का कन्वर्स होता है Q इंप्लाइज P, ये चीज अपने को याद रखनी है ना, कि अगर इसका कन्वर्स पूछा जाए P इंप्लाइज Q का, तो इसका कन्वर्स हो जाएगा Q इंप्लाइज P। जैसे कि इफ इट रेन्स देन देयर इज अ ट्रैफिक जैम, है ना, इफ इट रेन्स देन देयर इज अ ट्रैफिक जैम, तो इट रेन्स वाला स्टेटमेंट हो गया P,
स्टेटमेंट पी क्या हो गया, इट रेन्स, ठीक है। देन देयर इज अ ट्रैफिक जैम, दिस इज स्टेटमेंट क्यू, देयर इज अ ट्रैफिक जैम, दिस इज स्टेटमेंट क्यू। तो इफ पी देन क्यू, अगर इसका कन्वर्स पूछा जाए तो वो हो जाएगा क्यू इंप्लाइज पी, है ना। कन्वर्स इज क्यू इंप्लाइज पी, है ना, कि इफ देयर इज अ ट्रैफिक जैम देन इट मस्ट बी रेनिंग, ठीक है। पहले ये वाला स्टेटमेंट पहले लिखेंगे कि इफ देयर इज अ ट्रैफिक जैम देन इट मस्ट बी रेनिंग। तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में अपन इसको इंटरचेंज तो करते ही करते हैं, साथ के साथ इसका नेगेशन भी ले लेते हैं कि P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। दिस इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, याद रखना अपने को ये टर्म, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स दोनों ही, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है ना, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इस तरीके से लिखूंगा कि भाई नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। Q स्टेटमेंट क्या है, देयर इज अ ट्रैफिक जैम, नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, है ना, कि देयर इज नॉट ए ट्रैफिक जैम, है ना, नेगेशन ऑफ Q देयर इज नॉट ए ट्रैफिक जैम। और नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, कि इट मस्ट नॉट बी रेनिंग। तो इफ देयर इज नॉट ए ट्रैफिक जैम, इफ देयर इज नॉट ए ट्रैफिक जैम देन इट मस्ट नॉट बी रेनिंग, दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे देखो, ठीक है, Q implies P, if there is a traffic jam then it must be raining। स्टेटमेंट क्या था कि if it rains then there is a traffic jam, this was the statement, right, कि अगर if it rains then there is a traffic jam, है ना। तो इसका कन्वर्स हो जाएगा Q implies P, कि if there is a traffic jam then it must be raining, ठीक है। तो वही लिखा है यहां पे, if there is a traffic jam then it must be raining। और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखो, ये तो हो गया Q इंप्लाइज P, है ना, ये अपन ने Q इंप्लाइज P लिखा है। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, कि इफ देयर इज नो ट्रैफिक जैम, है ना, इफ देयर इज नो ट्रैफिक जैम देन इट मस्ट नॉट बी रेनिंग, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आ जाता है, बहुत ईजी सवाल होते हैं। एक और टर्म आप ध्यान में रखो, इनवर्स, ठीक है, कि इनवर्स क्या होता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव जनरली ज्यादा पूछते हैं, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, बट अगर आपसे इनवर्स भी पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए, है ना। इनवर्स हो जाता है सिंपली इन दोनों का नेगेशन ले लो, कि नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, दैट इज इनवर्स, ठीक है। कि सपोज अगर मैं इसका इनवर्स पूछता हूं कि इफ इट रेन्स देन देयर इज अ ट्रैफिक जैम, अगर इसका इनवर्स पूछा जाए तो वो हो जाएगा कि इफ इट इज नॉट रेनिंग देन देयर इज नो ट्रैफिक जैम, है ना। ये इसका नेगेशन हो जाएगा कि नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, इफ देयर इज नो रेन, है ना, देन देयर इज नो ट्रैफिक जैम। क्लियर रहती बात है। तो ये टर्म्स अगर अपने को याद रहे, मैथमेटिकली आप याद रखना तो इजीली समझ पाते हैं। फिर यहां पे अगला चीज आते हैं क्वांटिफायर्स। जैसा कि नाम है ना, वैसा ही इसका काम है कि क्वांटिफायर्स क्वांटिटी के बारे में बता रहा होता है। तो क्वांटिटी के बारे में बताने वाले कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं, जैसे कि फॉर ऑल, ये क्वांटिटी बता रहा है आपको ना, कि सब के सब, फॉर ऑल, ठीक है। या फिर नन हो गया, है ना, कि नन, ये भी एक क्वांटिफायर है कि एक क्वांटिटी बता रहा है, नन कुछ भी नहीं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, दिस इज अ क्वांटिफायर। फॉर सम, है ना, एक क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। ऑलवेज एक क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है कि हमेशा, है ना। एटलीस्ट, दीज आर क्वांटिफायर्स, ठीक है, इसको अपन क्वांटिफायर्स बोलते हैं। जनरली इसके अंदर आपको नेगेशन पूछा जाता है कि एक क्वांटिफायर स्टेटमेंट दे देंगे, आपको उसका नेगेशन पूछा जाएगा। तो इसके लिए बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है, वो ये है कि नेगेशन ऑफ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट एंड वाइसा वर्सा, ठीक है। समझते हैं इस बात को। यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या हो गया, यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया जैसे कि फॉर ऑल, दिस इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, नन, नन, एवरीवन, ठीक है। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया कि भाई ये सबके लिए ही बोल रहा है, ठीक है, कि फॉर ऑल हो गया, ऑलवेज, नन, एवरीवन, दीज आर यूनिवर्सल स्टेटमेंट। एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट अपन बोल रहे होते हैं उन स्टेटमेंट को, जैसे कि सम हो गया, है ना, कि ये सबके लिए नहीं बोल रहा है, ये यूनिवर्सल नहीं बोल रहा है, सम के लिए बोल रहा है, ठीक है। या एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन, या देयर एग्जिस्ट, ठीक है, दीज आर नोन एज एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट। ओके चलो, तो कॉन्सेप्ट ये है,
कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि अगर मैं इसका नेगेशन कर रहा हूं तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट का नेगेशन एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट होगा, है ना। इसका अगर मैं नेगेशन करता हूं यूनिवर्सल स्टेटमेंट का तो वो एक एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट आएगा, और अगर मैं एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट का नेगेशन कर रहा हूं तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट आएगा। फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैंने बोला कि ऑल ए आर बी, तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया कि ऑल ए आर बी, और अगर उसका नेगेशन पूछूंगा तो उसका नेगेशन ये नहीं आएगा कि नो ए आर बी, क्योंकि आपने देखो यूनिवर्सल का यूनिवर्सल ही कर दिया नेगेशन, जो नहीं होता है ना। रूल क्या है कि यूनिवर्सल का नेगेशन एक एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो अगर मैंने बोला है कि ऑल ए आर बी, तो उसका नेगेशन हो जाएगा कि सम ए आर नॉट बी, या देयर एग्जिस्ट एन ए विच इज नॉट बी, या फिर एटलीस्ट वन ए इज नॉट बी। तो ऑल ए आर बी का नेगेशन ये होने वाला है यार। सिंपल सी बात समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ऑल स्टूडेंट लव्स मी, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट हो गया, यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया कि ऑल स्टूडेंट लव्स मी, है ना। इसका नेगेशन क्या होगा कि अगर एक भी बच्चे ने, है ना, कमेंट सेक्शन में गालियां लिख दी, तो वो उसका नेगेशन हो गया ना कि भाई एटलीस्ट देयर इज वन स्टूडेंट हु डज नॉट लव मी, है ना, वो उसका नेगेशन हो चुका है। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट का नेगेशन क्या कि सम स्टूडेंट डू नॉट, और एटलीस्ट वन स्टूडेंट डू नॉट, है ना, तो ये इसका नेगेशन हो चुका है। या फिर मैंने बोला कि यार सम स्टूडेंट लव्स मी, है ना, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है ठीक है। या फिर मैंने ऐसा बोला कि हाँ सम स्टूडेंट डज नॉट लव मी, है ना, सपोज ये मैंने स्टेटमेंट बोला कि सम स्टूडेंट डज नॉट लव मी, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा कि नहीं सर ऑल स्टूडेंट लव्स यू, है ना, दैट इज द नेगेशन। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर ऐसा बोला कि नोबडी लव्स मी, तो नोबडी लव्स मी का नेगेशन क्या होगा, एवरीबडी लव्स मी, नो दैट इज नॉट द नेगेशन ऑफ नोबडी लव्स मी। नोबडी लव्स मी का नेगेशन, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया, तो नोबडी लव्स मी का नेगेशन हो जाएगा कि नो सर सम लव्स यू, है ना, तो दैट इज द नेगेशन ऑफ नोबडी। तो नन का नेगेशन हो जाएगा सम, कि अगर मैंने बोला कि नो ए आर बी, तो उसका नेगेशन हो जाएगा कि नहीं सर सम ए आर बी। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे रखा है तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट का नेगेशन हो जाता है एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट, और अगर कोई एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है तो उसका नेगेशन हो जाता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर जनरली नेगेशन ही पूछा जाता है। जैसे अगर लिखा है कि फाइंड द नेगेशन ऑफ कि सम ए आर बी, है ना, सम ए आर बी, इसका नेगेशन बताओ, तो आप चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन चुन, है ना, वो ऑप्शंस देखोगे जो कि यूनिवर्सल है, कि सम ए आर बी का अगर मेरे को नेगेशन देखना है ना, तो सम ए आर नॉट बी, पहला ऑप्शन ही ये दे रखा होगा कि सम ए आर बी का नेगेशन में पहला ऑप्शन ही ये दे रखा होगा कि सम ए आर नॉट बी, वो चूज मत कर लेना, क्योंकि आपको है ना एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट दिया है तो उसका नेगेशन यूनिवर्सल स्टेटमेंट आएगा, ना कि एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट। तो सम ए आर बी का नेगेशन सम ए आर नॉट बी नहीं होगा, तो क्या होगा, सम ए आर बी का नेगेशन होगा कि नो ए इज बी, है ना, यूनिवर्सल स्टेटमेंट इसका नेगेशन होगा। ठीक है, कि सम ए आर बी, इसका नेगेशन होगा कि नो ए आर बी। क्लियर है, सिंपल है, इतनी बात है। तो ये चीज है ना। नाउ लेट्स गेट टू द स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स। जैसे सबसे पहले अपन एंड के साथ शुरुआत करते हैं। सिंबल इस तरीके से रहता है, कुछ ए जैसा ही सिंबल रहता है, तो सिंबल बहुत इजी है। तो P एंड Q, इसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है, जैसे दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट हो गया P, दूसरा स्टेटमेंट हो गया Q, तो चार पॉसिबिलिटी है। हो सकता है दोनों ही ट्रू हो, या हो सकता है P ट्रू हो Q फॉल्स हो, या फिर हो सकता है P फॉल्स हो Q ट्रू हो, या फिर हो सकता है दोनों ही फॉल्स हो। तो सबसे पहले तो आप ये चीजें लिख देना कि यार देखो चार पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है, TT, TF, FT, FF। ओके, अब किस कंडीशन में P एंड Q ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है जब दोनों के दोनों ट्रू हो, है ना। P एंड Q तभी ट्रू होगा व्हेन बोथ आर ट्रू। अगर उसमें से एक भी फॉल्स हो गया तो P एंड Q स्टेटमेंट फॉल्स होने वाला है। ठीक है, तो देखो सिर्फ फर्स्ट वाले केस के अंदर ये ट्रू आ रहा है, बस ये चीज ध्यान रखें कि P एंड Q इज ओनली ट्रू। ठीक है, व्हेन P इज ट्रू एंड ऑल्सो Q इज ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल हो गया, है ना, दोनों में से एक भी फॉल्स हो चुका है, तो ये फॉल्स ही आने वाला है। तो एक ही केस में ये ट्रू आ रहा है। इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है। वेन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चन वेन डायग्राम की मदद से बहुत इजीली हो जाते हैं। तो वेन डायग्राम में ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, जैसे देखो ये हो गया P का गोला, P के गोले में P ट्रू है ना, इस गोले में पूरा पूरा P ट्रू है। Q के गोले में Q ट्रू है,
है ना। P एंड Q कहां ट्रू होगा, जहां पे दोनों ट्रू हो, है ना। तो ये वाला रीजन आ रहा है, देखो ठीक है। तो दिस इज द रीजन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई P एंड Q वेयर बोथ ऑफ देम आर ट्रू। बाकी हर जगह P एंड Q फॉल्स है ना। बाकी देखो कोई भी एरिया कवर अप नहीं किया है, तो P एंड Q कहां पे, सिर्फ इस वाले रीजन में ट्रू है। बेसिकली इट इज ऑल्सो P एंड Q इज ऑल्सो रेड एज P इंटरसेक्शन Q। वेन डायग्राम में अपन क्या बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन वाला पोर्शन बोल रहे होते हैं, ठीक है, सिंपल है। फिर नेगेशन ध्यान रखना कि अगर P एंड Q का नेगेशन पूछा जाए, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ओके, तो सिंपल सा काम कर रहा होता है ऐसे केसेस में नेगेशन, कि नेगेशन अंदर जाएगा, P को नेगेट कर देगा, Q को नेगेट कर देगा, एंड को और में बदल देगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P को नेगेट कर दिया, एंड को और में बदल दिया, नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, दैट इज द नेगेशन ऑफ P एंड Q। सिंपल है, इतनी बात है, बहुत बढ़िया। P और Q का अगर नेगेशन पूछा जाए, ठीक है, या फिर P और Q के बारे में पहले तो समझ लेते कि भैया और स्टेटमेंट होता क्या है ना। तो फिर से वही चार पॉसिबिलिटी, P एंड Q लिखा है यहाँ पे, TT, TF, FT, FF, दीज आर दी फोर पॉसिबिलिटी। P और Q तभी ट्रू होगा, है ना। इसके अंदर ऐसे याद रखेंगे कि P और Q तभी फॉल्स होगा जब दोनों के दोनों फॉल्स हो। अदरवाइज हर केसेस में दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो P और Q स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, है ना। दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो P और Q स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है ना। ये तभी फॉल्स होगा व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, ठीक है। वेन डायग्राम के अंदर P और Q को अपन P यूनियन Q की तरह रीड कर रहे होते हैं। तो दिस एंटायर रीजन, है ना, P यूनियन Q का पूरा रीजन आ जाता है। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ P और Q स्टेटमेंट, है ना। कि जहां पे दोनों में से बेसिकली कौन सा वाला रीजन हमने कवर नहीं किया है, इसमें हमने वो वाला रीजन कवर नहीं किया है जहां पे दोनों के दोनों फॉल्स हो, ठीक है। जैसे ये बाहर वाला P और Q दोनों के गोले से बाहर वाला रीजन, यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, बाहर वाले रीजन में, इस वाले रीजन में P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है। तो यही रीजन ऐसा है जो कि P और Q में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि P और Q इज ओनली फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो चुका है तो P और Q ट्रू हो जाएगा, सिंपल इतनी बात है। चलिए नाउ इंप्लीकेशन स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इफ P देन Q, फिर से वही चार पॉसिबिलिटी आती है। अब ये ध्यान रखो कि P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट कौन से केस में फॉल्स होता है, ये सिर्फ एक ही केस के अंदर फॉल्स हो रहा होता है। कौन से केस में, कि जब P तो ट्रू हो और Q फॉल्स हो, बस इसी केस में ये फॉल्स होगा। बाकी हर केस के अंदर ये ट्रू ही आता है, इसकी ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। कैसे सर, देखो बहुत लॉजिकल सी चीज है ना। जैसे कि एक बच्चा बोले कि अगर मेरे को चॉकलेट दे दो तो मैं स्कूल चला जाऊंगा, है ना। कि इफ आई गेट अ चॉकलेट देन आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। ये इंप्लीकेशन स्टेटमेंट हो गया कि यार अगर तुमने फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी पूरी कर दी तो वो काम कर देगा, ठीक है। कि इफ आई गेट अ चॉकलेट देन आई विल गो टू स्कूल। ये स्टेटमेंट कब फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट तब फॉल्स होगा जब बच्चे ने ये बदमाशी कर दी कि तुमने उसको चॉकलेट तो लाके दे दी, कि हाँ चलो बच्चा रो रहा है कि हाँ चॉकलेट दे दोगे तो स्कूल चला जाऊंगा, तुमने उसको चॉकलेट दे दी और फिर भी वो स्कूल गया नहीं, ठीक है। तो यहां पे ही ये स्टेटमेंट रॉन्ग होने वाला है ना। जैसे वैलेंटाइंस डे के टाइम पे, है ना, ज्यादातर बच्चे ऐसा होता है कि अरे यार इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप देन आई विल बी हैप्पी, है ना। कि इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप देन आई विल बी हैप्पी। अब इसका देखो फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स तब होगा कि व्हेन यू गेट इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है, दैट इज द फॉल्स, है ना। तो अगर किसी भी P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट का अगर अपने को नेगेशन करना हो तो उसका नेगेशन क्या होता है कि ये एक ही केस में फॉल्स होता है कि जब P तो ट्रू हो गया, तुमने बोला था रिलेशनशिप में आ जाओगे तो बड़े खुश रहोगे, रिलेशनशिप में तुम आ गए, P ट्रू हो गया एंड खुश तुम हो नहीं, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। तो दिस इज द ओनली कंडीशन, है ना, व्हेन P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट इज फॉल्स, अदरवाइज वो हर जगह ट्रू रहता है। वेन डायग्राम भी यही बात समझा रहा है अपने को, है ना। वेन डायग्राम में अपन ने कौन सा वाला एरिया कवर नहीं किया है, अपन ने सिर्फ ये वाला एरिया कवर नहीं किया है। और इस वाले एरिया के अंदर हो क्या रहा है, इस वाले एरिया के अंदर P तो ट्रू है एंड Q फॉल्स है ना। P तो ट्रू है एंड Q फॉल्स है, बस यही वाला एरिया नहीं आएगा, बाकी पूरा एरिया आ जाएगा। तो दिस इज द वेन डायग्राम। इसी को अगर अपन पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कि P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q, है ना, कि P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q, यही वाला एरिया आएगा। तो इस तरीके से अपन पढ़ रहे होते हैं। अब इसका नेगेशन हमें ध्यान रखना है कि अगर नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q पूछा जाए, जो कि बहुत जनरली पूछा जाता है, कि नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q,
ठीक है, तो नेगेशन क्या है इसका कि P तो हो गया एंड Q नहीं हुआ, दैट इज द नेगेशन, कि चॉकलेट तो मिल गई बट स्कूल नहीं गया, है ना, यही तो नेगेशन होगा। तो P एंड नेगेशन ऑफ Q, तो इस तरीके से हमें याद रखना है, समझ के याद रखना है। इस तरीके से याद रखोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं भूलने वाले तुम लोग, ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो, है ना, कि P इंप्लाइज Q का नेगेशन चाहिए, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट कि इफ आई गेट अ चॉकलेट देन आई विल गो टू स्कूल, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा कि यू गॉट द चॉकलेट एंड यू डिडंट गो टू स्कूल, दैट इज द नेगेशन। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट ईयर के अंदर कि नेगेशन ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ इट रेन्स देन आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है, इफ इट रेन्स देन आई शैल गो टू स्कूल, तो ये हो गया P स्टेटमेंट, ये हो गया Q स्टेटमेंट कि P इंप्लाइज Q। ओके, तो P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होगा बेटा, ये तो पूछा गया कि P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होगा, तो इसका नेगेशन होता है कि P तो हो गया एंड Q नहीं हुआ, बारिश तो आ गई एंड तुम स्कूल नहीं गए, ठीक है, कि इट रेन्स एंड आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ये इसका नेगेशन हो जाएगा कि P हो गया इट रेन्स एंड आई शैल गो टू स्कूल का नेगेशन आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। सिंपल है, तो इसका नेगेशन पूछा जाता है तो इस तरीके से अपन इसका नेगेशन बता देंगे, और इसका वेन डायग्राम भी ध्यान रखेंगे कि भाई एक ही केस में फॉल्स रहता है, जब पहला वाला तो ट्रू हो गया दूसरा वाला हुआ नहीं, है ना, बाकी हर केस, है ना, एक ही केस में फॉल्स रहता है, बाकी हर केस में ट्रू रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार फिर से देख लेना भाई, वेन डायग्राम अच्छे से, मतलब ट्रूथ टेबल इसकी बहुत अच्छे से याद रखना, साथ के साथ वेन डायग्राम भी। वेन डायग्राम में सिर्फ ये वाला एरिया कवर नहीं हो रहा है जहां पे P तो ट्रू हो गया एंड Q फॉल्स है, ठीक है, तो ये वाला एरिया वेन डायग्राम में नहीं आ रहा है ना, कि जहां पे P तो ट्रू हो गया एंड Q फॉल्स है ना, क्योंकि इसी केस में ये फॉल्स हो रहा है, बाकी तो हर केस के अंदर ये ट्रू है ही, तो सिर्फ ये वाला एरिया नहीं आएगा, बाकी सारा एरिया आ जाएगा। तो ट्रूथ टेबल वेन डायग्राम दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक ही बात आपको दिखा रहे होते हैं, वो बात देख लिया आपने तो बहुत ईजी है, ट्रूथ टेबल भी फट से याद हो जाएगी, वेन डायग्राम भी फट से याद हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये आता है डबल इंप्लीकेशन बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ये वाली चीज हो गई है। तो ये कौन से केसेस में ट्रू होगी, ये उस केसेस में ट्रू होती है जब दोनों ही ट्रू हो, है ना, दोनों ही ट्रू हो तब ट्रू हो जाएगी, या फिर दोनों ही फॉल्स हो तब भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। कौन से केसेस में फॉल्स होती है, जब P तो ट्रू हो गया एंड Q फॉल्स हो गया, या फिर P तो फॉल्स हो गया एंड Q ट्रू हो गया, है ना। जैसे भैया आपका कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, आपने बोला कि भाई स्कूल जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो दोनों ही नहीं जाएंगे, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट कब ट्रू है कि या तो दोनों ही साथ चले गए तब भी वो ट्रू है, और दोनों ही नहीं गए तो भी वो ट्रू है। फॉल्स कब होगा, जब एक चला गया स्कूल दूसरा वाला नहीं गया, ठीक है, तो जब एक ट्रू हो गया दूसरा वाला फॉल्स हो गया, तो इस केस में धोखा मिल जाएगा ना, इस केस में फॉल्स हो जाएगा, ओके। और इसी का वेन डायग्राम भी सेम चीज यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहां पे दोनों ट्रू है वो वाला एरिया ले लो, है ना, ये वाला एरिया हो गया जहां पे दोनों ट्रू है, एंड जहां पे दोनों फॉल्स है वो वाला एरिया ले लो, ठीक है, वो इसके वेन डायग्राम में आ जाएगा। कौन सा वाला एरिया नहीं आया, जहां पे ये फॉल्स हो रहा है स्टेटमेंट, वो वाला एरिया नहीं आया, कहां पे ये फॉल्स हो रहा है, जहां पे P ट्रू है एंड Q फॉल्स है, या फिर जहां पे Q ट्रू है एंड P फॉल्स है, ये वाला एरिया अपन इसके वेन डायग्राम में नहीं ले रहे होते, बाकी देखो सारा एरिया आ गया, ठीक है। तो P इंप्लाइज एंड इंप्लाइड अपॉन Q दिस बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको अपन इस तरीके से पढ़ते हैं कि P, है ना, P डैश यूनियन Q इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q डैश, है ना, या फिर इस तरीके से पढ़ लो इसको, देखो कि दिस इज हाउ वी रीड दिस, है ना, कि P एंड Q, है ना, P इंटरसेक्शन Q, ठीक है, एक तो ये वाला एरिया आ गया P इंटरसेक्शन Q वाला, है ना, ठीक है, यूनियन यूनियन नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, ये वाला एरिया आ जाएगा अपने पास में, या फिर P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं अपन कि P एंड Q वाला एरिया आ चुका है ना, एंड कौन सा वाला एरिया है ना, इसके साथ में, और इसके साथ में अपन जोड़ रहे हैं कौन सा वाला एरिया जहां पे दोनों ही फॉल्स हो, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ओके, सिंपल है। चलिए, two statements having same truth values are called as logically equivalent statement.
टू स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंटिंग सेम रीजन इन द वेन डायग्राम आर इक्विवेलेंट, है ना। तो देखो ऐसे क्या होता है, इसमें सवाल रहता है कि भैया दो स्टेटमेंट दे दिए, बोल दिया गया कि या ये स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कैसे कैसे पता चलता है, या तो उन दोनों की अपन ने ट्रूथ टेबल बना ली कि ये वाला स्टेटमेंट इसकी भी ट्रूथ टेबल बना ली, दूसरे वाले स्टेटमेंट की भी ट्रूथ टेबल हमने बना ली, दोनों की ट्रूथ टेबल बना ली, चेक कर लिया अपन ने कि दोनों की ट्रूथ वैल्यूज फाइनली सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरा वाला तरीका हो गया कि वेन डायग्राम से देख लिया कि दोनों सेम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या वेन डायग्राम में, या फिर एक स्टेटमेंट दूसरे वाले में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कि इफ अ स्टेटमेंट सिंप्लीफाइज इनटू अनदर स्टेटमेंट देन दीज टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ओके, सिंपल है। फिर यहां पे दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एक तो होती है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी वो टर्म होती है जो कि हमेशा ट्रू हो, है ना, जिसकी ट्रूथ वैल्यूज, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दिया विच इज ऑलवेज ट्रू, उसकी ट्रूथ वैल्यूज हमेशा ही ट्रू हो गई, तो वो स्टेटमेंट टोटोलॉजी कहलाता है। वेन डायग्राम से टोटोलॉजी पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाता है कि अगर उस स्टेटमेंट का वेन डायग्राम इज कंप्लीट यूनिवर्सल सेट देन दैट स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। फैलेसी, है ना, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन, वो हो जाता है स्टेटमेंट जो कि हमेशा ही फॉल्स हो। इफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स देन दैट स्टेटमेंट इज ए फैलेसी और कॉन्ट्राडिक्शन। वेन डायग्राम में कुछ भी एरिया ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है ना, कि वेन डायग्राम में कोई एरिया नहीं आया। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है ये बात है। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, यहां पे कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, तो या तो अपन हर एक स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, कि हर स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बना लिया, या फिर, है ना, या फिर ट्रूथ टेबल बनाए, जैसे ही आपकी मर्जी। ट्रूथ टेबल थोड़ा सा लंबा चला जाता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो ट्रूथ टेबल की मदद से बहुत अच्छे से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो वेन डायग्राम से देख लो तो बहुत इजीली हो जाता है। जैसे इसके अंदर मेरे को टोटोलॉजी सेलेक्ट करना है, तो मैं ये सोचूंगा कि भैया इन चारों स्टेटमेंट्स में से किसका वेन डायग्राम एक कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसका वेन डायग्राम एक कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो P और नेगेशन ऑफ P ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, है कि नहीं, कि हमने P भी ले लिया, नेगेशन ऑफ P भी ले लिया, और लिया ना, जैसे A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज अ कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। मानते हो इस बात को? बिल्कुल सही बात है सर। तो दिस इज अ यूनिवर्सल, है ना, ये पूरा यूनिवर्सल सेट आ चुका है अपने पास में। ठीक है, फिर इसका भी अपन क्या ले रहे हैं, और ले रहे हैं किसी और सेट के साथ में। तो यूनिवर्सल सेट का अगर आप और लेते हो किसी के साथ में भी, ठीक है, जैसे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। बट अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिया तो वो, है ना, तो वो ए ही आएगा, कि ए का वेन डायग्राम, है ना, उसका अपन इंटरसेक्शन ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो वो ए ही मिल जाना है। जबकि अगर मैंने इसका यूनियन लिया यूनिवर्सल सेट के साथ में तो वो यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। तो ये है ही यूनिवर्सल सेट, अपने को दिखाई दे रहा है साफ साफ। और इसका भी अपन और ले रहे हैं, तो और तो किसी के साथ भी लो, है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, अब्बा जब्बा डब्बा कुछ लिखा हो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, यूनिवर्सल सेट का मैं यूनियन ले रहा हूं इधर, तो दिस इज गोइंग टू बी माई कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। ये मेरे को एक कंप्लीट यूनिवर्सल सेट ही देगा, तो ऑप्शन सी इज अ टोटोलॉजी। इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं तो ट्रूथ टेबल भी अपने को टोटोलॉजी दे रहा होगा, है ना। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाई जाएगी। कि अपन ने क्या ले लिया, P ले लिया, Q ले लिया स्टेटमेंट, ठीक है, चार अपन ने ट्रूथ वैल्यूज लिख दी कि TT, TF, FT, FF। ओके, सिंपल है, इतनी बात है। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कि मुझे P यूनियन नेगेशन ऑफ P चाहिए होगा, तो मैंने नेगेशन ऑफ P यहां पे बना दिया। नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, देखो P अगर ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P यहां पे फॉल्स हो गया। ओके, ट्रू का नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का नेगेशन ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का नेगेशन ट्रू हो जाएगा। देखो ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। तो P की जो टेबल है उसको देखते हुए मैंने नेगेशन ऑफ P की टेबल बना दी। फिर मुझे दोनों में चाहिए यूनियन, है ना, दोनों में क्या मांगता है अपने को, यूनियन मांगता है कि P और नेगेशन ऑफ P। ठीक है, अब इनका यूनियन क्या होगा, है ना, और स्टेटमेंट। तो अगर इन दोनों का और ले रहे हैं तो और स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा कि भैया ट्रू और फॉल्स का और, या फिर ऐसा समझो कि और स्टेटमेंट कब फॉल्स होगा, और स्टेटमेंट बस एक ही केस में फॉल्स हो रहा होता है जब दोनों फॉल्स हो रहे हो एक साथ, है ना। एंड के लिए क्या होता है, एंड के लिए होता है कि एक भी अगर फॉल्स हो गया तो एंड स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स हो जाएगा। बट और में क्या होता है, और में तभी फॉल्स होता है व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। ठीक है, पहला चीज ही हमने ये पढ़ी थी। तो क्या दोनों ही फॉल्स हो पा रहा है क्या कभी,
देखो ये हो गया P, ये नेगेशन ऑफ P, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ऐसा मेरे को एक भी जगह नहीं दिख रही जहां पे दोनों के दोनों ही फॉल्स हो गया। तो P और नेगेशन ऑफ P हमेशा कैसे होने वाला है, ट्रू ही होने वाला है। तो ये ट्रू 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 ट्रू, P और नेगेशन ऑफ P इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, फिर इसका मैं यूनियन ले रहा हूं किसी और के साथ में, है ना, कि P और नेगेशन ऑफ P, इसका मैं यूनियन या फिर और अपन स्टेटमेंट ले रहे हैं किसी और स्टेटमेंट के साथ में। तो मुझे इस स्टेटमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि भैया ये स्टेटमेंट क्या है, मुझे पता है मुझे और लेना है, और ये वाला स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है हमेशा ट्रू है ना, ये वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट का अगर मैं और लेता हूं किसी और स्टेटमेंट के साथ में, तो भले ही ये हमेशा फॉल्स भी हो, है ना, अगर ये हमेशा फॉल्स भी होगा तो भी ट्रू का फॉल्स के साथ और लोगे तो वो ट्रू ही होने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू। तो हेंस वी कैन सी दैट इसका जो ट्रूथ टेबल आ रही है वो ऑलवेज ट्रू है, हेंस दिस इज अ टोटोलॉजी। तो बस यही डेफिनेशन है टोटोलॉजी के, कि हमेशा ट्रूथ आ गई उसकी ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, फैलेसी में हमेशा फॉल्स हो जाता है, टोटोलॉजी पूछी थी अपन ने, टोटोलॉजी बता दी। बेटर वे ये रह जाता है कि वेन डायग्राम से ही ऑब्जर्व कर लिया कि इसका वेन डायग्राम साफ साफ दिख रहा है अपने को। ठीक है, सिंपल है, बहुत अच्छी बात। फिर देखो कि ये स्टेटमेंट कैसा है, P एंड नेगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, तो वेन डायग्राम से देखा जाए तो P एंड नेगेशन ऑफ Q का वेन डायग्राम मैं सोचूंगा। ठीक है, कि ये हो गया P, ये हो गया Q। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट द वेन डायग्राम ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, कि मुझे P चाहिए एंड Q नहीं चाहिए। तो कौन सा वाला एरिया है जहां पे अपने को P मिल रहा हो एंड Q नहीं मिल रहा हो, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना, ये जो है दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, कि P तो चाहिए एंड Q नहीं चाहिए, तो ये वाला एरिया है जहां पे P तो मिल रहा है एंड Q नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। इसका अपन इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एंड ले रहे हैं कौन से स्टेटमेंट के साथ में, ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो क्या लिखा है, हाँ जी, ये हो गया P, ये हो गया Q, दूसरा वाला स्टेटमेंट लिखा है नेगेशन ऑफ P एंड Q। दिस इज द अनदर स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ P एंड Q, कि मुझे P नहीं चाहिए एंड Q चाहिए। तो ये वाला एरिया मिल रहा है जहां पे अपने को P नहीं चाहिए, है ना, एंड Q चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कैसा सिंबल है, इंटरसेक्शन का सिंबल है, मतलब इसके अंदर आप कॉमन एरिया ढूंढ रहे हो। क्या कोई भी एरिया अपने को कॉमन मिल रहा है क्या, इसके अंदर कुछ भी एरिया कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा ना इसका इंटरसेक्शन। तो इसलिए इट इज अ फैलेसी, इसका इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है, तो ये फैलेसी हो गई। तो ये वेन डायग्राम से हमने चीजें सोच ली। इसी चीज को आप ट्रूथ टेबल से भी सोच सकते हो, ट्राई करिएगा, मैं आपको बस स्टार्ट करके दे देता हूं, है ना। बाकी अपन क्या है ना कि इसके ऊपर एक वन शॉट भी लाने वाले हैं जल्दी, बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक वन शॉट लेक्चर आएगा, अच्छा सा लंबा सा लेक्चर आने वाला है 2-3 घंटे का, जिसके अंदर अपन इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे और क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बट मैं इसको आपको आइडिया जरूर दे देता हूं कि यार कैसे करना है ट्रूथ टेबल के साथ करें। तो ट्रूथ टेबल बना दो, TT TF FT FF, है ना, हमने ट्रूथ टेबल बना दी। उसके बाद में P एंड नेगेशन ऑफ Q चाहिए, तो यहां पे नेगेशन ऑफ Q की भी ट्रूथ टेबल बनाई दो साथ के साथ। ठीक है, तुमने नेगेशन ऑफ Q की ट्रूथ टेबल बनाई, तो ये हो जाएगा FT FT, है ना, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। ठीक है, तो ये नेगेशन ऑफ Q की ट्रूथ टेबल बना दी। फिर बाद में आप ट्रूथ टेबल बना दोगे P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q, है ना। तो P एंड नेगेशन ऑफ Q की ट्रूथ टेबल किस प्रकार से होगी कि एंड ले रहे हैं अपन, एंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो। तो बस मैं वो चेक कर लेता हूं कहां पे ये ट्रू हो रहा है, कि इस केस के अंदर ये ट्रू हो जाएगा जहां पे ये दोनों ट्रू है ना, कि जहां पे P भी ट्रू हो नेगेशन ऑफ Q भी ट्रू हो, P भी ट्रू हो नेगेशन ऑफ Q भी ट्रू हो, तो यही मेरे को पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो यहां पे ये ट्रू हो जाएगा बेटा। बाकी हर केस में देखो ये T, तो ये फॉल्स, तो ये फॉल्स ही हो जाएगा, है ना, इस केस में भी फॉल्स हो जाएगा, इस केस में भी फॉल्स हो जाएगा, तो बस इस केस में ट्रू आया है। तो अभी अपन ने P एंड नेगेशन ऑफ Q की ट्रूथ टेबल बनाई है। अब मुझे चाहिए नेगेशन ऑफ P एंड Q की भी कॉलम। ठीक है, तो पहले नेगेशन ऑफ P बना लो यहां पे, है ना,
नेगेशन ऑफ P लिख दिया हमने। फिर अपन बनाएंगे नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है, इसकी ट्रूथ टेबल बना लो। फिर अपने को इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है ना, इन दोनों के बीच में एंड करना है। तो जब ये वाली ट्रूथ टेबल आ जाएगी अपने पास में, तो इन दोनों के बीच में एंड लेना कोई बड़ी बात है नहीं, है ना, कि दो स्टेटमेंट में के बीच में एंड ले रहे हैं, तो एंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब बोथ ऑफ देम आर ट्रू। और आप देखेंगे कि एक भी ऐसा जगह नहीं आ रही जहां पे दोनों के दोनों ही ट्रू मिल रहे हो, एक भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे दोनों के दोनों ट्रू मिल रहे हो, मतलब ये हर केस के अंदर फॉल्स ही आने वाला है। हर केस में फॉल्स आ जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा। तो ये सिंपल सी बातें थी। तो इसी के साथ हमने मैथमेटिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हमने टच किए हैं। बाकी और डिटेल में इसके ऊपर वन शॉट वीडियो भी हम जल्द ही आपके सामने लाने वाले हैं, ताकि और प्रैक्टिस करें, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेके आए हैं वो भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। तो इसी तरीके से मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।